केवल दिव्या ही थी जो छाया की तरह पापा के साथ लगी हुई थी। उसे देखकर लड़के और बहक रहे थे, पर वह अपना संयम बनाए हुए थी। उत्तेजना से कई बार उसका चेहरा लाल हो जाता था, माथे की नसें तन जाती थीं, पर उसने अपनी गरिमा बनाए रखी, जिससे अभद्रता अपने आप लज्जित होती रही। उसे चिंता थी तो पापा की बीपी की, इसलिए वह उन्हें यथासंभव तनाव मुक्त रखने का प्रयास कर रही थी। सच, इन 2-3 सालों में ही वह कितनी परिपक्व हो गई थी। मुझे अनायास आलोक की याद हो आई। वह होता तो क्या दिव्या को इन भेड़ियों के बीच जाने देता? अगर वह होता तो जितेंद्र की तरह खड़े खड़े तमाशा नहीं देखता, एक ढाल की तरह, अंगरक्षक की तरह दिव्या के साथ होता, और उसका साथ होना ही लोगों पर रोब डालने के लिए काफी होता। बिना किसी बड़ी दुर्घटना के जब खाना पीना समाप्त हो गया तो सबने चैन की सांस ली। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने दिव्या से पूछा, तुम्हारे आलोकदा नजर नहीं आए? वे तो कब के पास होकर चले गए। उन्हें निमंत्रण नहीं दिया? पापा के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किस किस को निमंत्रण देंगे? फिर आलोकदा का तो पता भी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने पैनी नजरों से उसकी आंखों में झांक कर देखा, चेहरा पढ़ने की कोशिश की, पर मुझे वहां कुछ नहीं मिला। क्या बचपन के साथ बचपन का प्यार भी हवा हो गया, कि वहां ऐसा कुछ था ही नहीं? दिव्या जब किसी काम से उठकर चली गई तो छाया ने अपनी चुटकी को थपकते हुए कहा, एक बात बताऊं बुआ, किसी से कहोगी तो नहीं? पम्मी बुआ से तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं कहूंगी, किसी से भी नहीं कहूंगी। बताओ क्या बात है? अगर चाहते तो आलोक को भी बुला सकते थे, पते की कोई समस्या नहीं थी, यही का तो है वो। कोई भी घर से पता ले आता, पर जानबूझकर नहीं बुलाया। क्यों? आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया? अरे ये लड़के होते ही ऐसे हैं, उंगली दो तो पहुंचा ही पकड़ लेते हैं। मतलब? अरे बड़ा भाई जानकर दिव्या थोड़ा हंस बोल लेती थी, जनाब पता नहीं क्या समझ बैठे, जाते हुए पापा से दिव्या का हाथ ही मांग बैठे। फिर क्या? मम्मी ने ऐसा फटकारा कि बच्चों जिंदगी भर याद रखेंगे। दिव्या ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसे तो हमने भनक तक नहीं लगने दी। बेचारी गले गले तक पीएमटी की तैयारी में डूबी हुई थी। उसे डिस्टर्ब करने की तो कोई तुक ही नहीं थी, उसका करियर चौपट हो जाता। अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे यह नहीं बताया कि आलोक का नया पता मुझे मालूम है। अभी साल भर पहले की ही तो बात है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने मैं एक कस्बे में गई थी। आजकल हर कहीं कॉलेज खुल गए हैं। छोटा सा कस्बा था, कॉलेज की छोटी सी इमारत थी। पता चला यहाँ तीनों फैकल्टी हैं, लॉ क्लासेस रात में लगती हैं। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुई, एक गोरे चिट्टे युवक ने आकर प्रणाम किया। बुआ जी पहचाना? क्षण भर के लिए सोचकर मैंने कहा, आलोक हो ना? चलिए पहचान तो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हिस्ट्री में एमए कर रहा हूँ। हिस्ट्री में? क्यों? जी अंग्रेजी में तो गोल्ड मेडल मिला नहीं, सोचा हिस्ट्री में ट्राई कर लेते हैं। वैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि उसमें हिस्ट्री बड़े काम आती है, तो मैंने सोचा, अरे तो उसके लिए शहर में रहकर कोचिंग लो ना, यहाँ क्यों पढ़े हो? यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब ले लिया है। सुबह कॉलेज में पढ़ता हूँ, दोपहर स्कूल में पढ़ाता हूँ। थोड़ा पैसा जमा कर लूँ, फिर कोचिंग के लिए दिल्ली चला जाऊंगा। मुझे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में ठीक ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। फिर उसी ने पूछा, आप यहाँ कब तक हैं? बस आज भर को। सुना है वापसी की गाड़ी रात में मिलेगी। तो फिर ठीक है, शाम को आता हूँ। कुछ देर मेरे कमरे में आराम कर लीजिएगा, फिर थोड़ा घुमा लाऊंगा। रात को ट्रेन पर भी चढ़ा दूंगा। मैंने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। सच तो यह है कि अजनबी शहर में एक भी चेहरा जाना पहचाना मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। कॉलेज वालों को उसने मेरे आतिथ्य का मौका ही नहीं दिया। स्कूटर पर बिठाकर सीधे अपने कमरे पर ले गया। वहां नाश्ते का, चाय का पूरा सरंजाम था। फ्रेश होने के बाद चाय पीते हुए मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया। दिव्या का मेडिकल में हो गया है, तुम्हें पता तो होगा। अच्छा, कहाँ हुआ है? जबलपुर में। कमाल है,
यह दूसरा साल चल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं? तुम तो उसके गुरु हुआ करते थे। अरे काहे का गुरु, वह तो एक बेगार थी जो मैं ढो रहा था। आंटी जी तो हर किसी से कुछ न कुछ काम लेने में माहिर थी। मैंने बीएससी किया था, इसलिए दिव्या की कोचिंग मेरे गले पड़ गई। यह बात तो तुम ठीक कहते हो। हमारी भाभी इस मामले में बड़ी उस्ताद हैं। उन्हें डर भी नहीं लगता। घर में 3-3 जवान लड़कियां हैं, फिर भी लड़कों का जमघट लगा रहता है। पता नहीं भैया को यह सब कैसे अच्छा लगता है। पता है, एक जमाने में वे इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि हमारे लिए उनके दोस्तों के सामने निकलना तक मना था। पानी भी देना होता था तो दरवाजे के भीतर से ट्रे पकड़ाते थे। सर को तो शायद अब भी ये अच्छा नहीं लगता। दबी जबान से कहते भी हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने दो, क्यों अटका कर रखती हो? पर आंटी जी कहाँ मानती हैं। कहती हैं हर जगह तो मैं लड़कियों को नहीं भेज सकती, कुछ काम तो लड़कों के ही करने के होते हैं। भाभी के पास यही तो एक हथियार है जिसके बल पर वे भैया को चुप करा देती हैं। माफ कीजिएगा, पर आपके भैया इतने बेचारे भी नहीं हैं। गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है, पर सच बात जुबान पर आ ही जाती है। सर खुद कुछ नहीं कहते, बस आंटी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। मतलब? आंटी सिर्फ काम ही करवाती हैं ऐसा नहीं है, दुनिया भर का सामान भी मंगवाती रहती हैं। जिसने भी पैसे मांगे समझ लो हमेशा के लिए खारिज हो गया। और घर के कमाऊ व्यक्ति को यह तो नजर आता ही होगा कि घर में जो बेहिसाब सामान आ रहा है वह उसकी आमदनी के अनुपात से तो बहुत ज्यादा है। फिर भी वे चुप रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी इस मामले में मूक सहमति है। मैं चुपचाप चाय गटकती रही, जवाब में कहती भी क्या। आपके सामने यह सब कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर एक बार बात चल निकली है तो रोकना भी मुश्किल है। मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला, बहुत बुरा लगा। किसी और को मिलता तो शायद इतना दुख नहीं होता, पर वह बनिए का बेटा मुकुद हम सबसे बाजी मार ले गया। इसके लिए वह साल भर तक सर के घर का आटा पिसवाता रहा, टेलीफोन और बिजली के बिल भरता रहा, उनकी गाड़ी धुलवाता रहा। छाया दीदी की शादी का तो सारा इंतजाम उसके ही जिम्मे था। उसका फल भी उसे मिल गया। मेरी न तो इतनी हैसियत थी, न यह तरीका मुझे गवारा था। सर ने जितेंद्र भैया को भी इसी तरह मेरिट दिलवाई थी। मुकुद के समय भी उन्होंने यही उठापटक की, खुद अपने हाथों से निबंध के पॉइंट्स बना बना कर उसे दिए थे। मैंने मुकुद की फाइल में खुद देखे थे। एक यही पेपर तो था जिसमें मैं मात खा गया। लोग कहते हैं आजकल के लड़कों को गुरुओं पर श्रद्धा नहीं रही। आप ही बताइए, ऐसे में श्रद्धा टिक सकती है? लड़का वाकई बहुत हताश, बहुत उदास हो गया था। मैंने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, तुम तो बहुत ज़हीन लड़के हो आलोक। हर कहीं पे तो ये मुकुद तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। देखना, एक दिन तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। वह तुम्हारी छाया भी छू नहीं पाएगा। वह फीकी सी हंसी हंस दिया। अब लगता है वह लड़का कितना शालीन, कितना सुसंस्कृत है। उसने सिर्फ अपने गोल्ड मेडल की बात की थी। दिव्या का दर्द वह साफ छिपा गया था। दिव्या की शादी का निमंत्रण बिना किसी पूर्व सूचना के फोन पर ही मिला था। वहां पहुंचकर देखा, निमंत्रण जितना अनौपचारिक था, शादी का कार्यक्रम भी उसके अनुरूप ही था। मैं एक दिन पहले पहुंची थी, फिर भी घर में जरा भी चहल पहल नहीं थी। मेहमानों के नाम पर मैं थी, पम्मी थी, दिव्या के मामा मामी थे और छाया, चित्रा का परिवार था। पता चला बाराती भी कुल जमा 5 ही होंगे। वे लोग सुबह की फ्लाइट से आएंगे। घर में चाय नाश्ता होगा, फिर सब लोग आर्य समाज मंदिर चले जाएंगे। वहां जरूरी रस्में करवाई जाएंगी और लौटते हुए होटल में शानदार खाना होगा और शाम की फ्लाइट से वे लोग दुल्हन को लेकर रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा, यह क्या बात हुई भैया? इस घर की, इस पीढ़ी की यह आखिरी शादी है, कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। शाम को एक अच्छा सा रिसेप्शन ही दे देते। अपनी लाडली से पूछो, वह इसी शर्त पर तो राजी हुई है, नहीं तो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए ही अड़ी हुई थी। पर हमारा मन नहीं मान रहा था। हमने कहा, सादगी से ही सही, संस्कार तो होने ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। दिव्या ने कहा, अब इस घर में 2-2 हंगामे तो हो ही चुके हैं, तीसरा नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अब तुम ही बताओ बुआ, उतना सब झेलना क्या अब पापा के वश का है? फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। ही इज अ वीक मैन नाउ, यू नो।
और वो काम तो ऐसा है कि एक बार शुरू हो गया तो समेटने वाला कौन है। रिटायरमेंट के बाद अब तो विद्यार्थियों का आसरा भी नहीं रहा। मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊंगी तो लोगों से कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। हमारी दीदी लोगों के मिजाज तो तुम देख ही रही हो। और फिर जब लड़के वालों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हमें ही क्या पड़ी है। भाभी बता रही थी कि तुम गहने कपड़े कुछ भी लेने से इनकार कर रही हो। यह बताओ बुआ कि अब देने के लिए इन लोगों के पास कुछ शेष भी है। दोनों शादियों ने पापा को एकदम निचोड़ कर रख दिया है। अब जो ग्रेजुइटी और फंड वगैरह की रकम मिली है वही उनकी जेब में कुलबुला रही है। वही सब मुझ पर खर्च कर देंगे तो बाकी जिंदगी क्या करेंगे, किसका मुंह देखेंगे। अपने को फकीर बनाकर यदि वे मुझे कुछ देते भी हैं तो वह मेरे साथ तो जाएगा नहीं, सास के लॉकर में पड़ा रहेगा, उनके वार्डरोब की शोभा बढ़ाएगा। इसमें क्या तुक है। उन लोगों ने कुछ मांग नहीं की? नहीं, सिर्फ मेरा एयर फेयर मांगा है। मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के बाद यह एक तरह से उनकी जिम्मेदारी है। पर पापा ने कहा मुझे कम से कम बेटी को विदा करने का श्रेय तो लेने दो, तो मुझे चुप हो जाना पड़ा। मैं तो दंग रह गई। वह नन्ही सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई थी, कितनी दूर तक का सोच रही थी। अपने मम्मी पापा की उसे कितनी चिंता थी। भैया के तीनों बच्चों में वह सबसे ज्यादा सहृदय और समझदार थी। वही लड़की अब इतनी दूर जा रही थी। खुशी की बात यही थी कि लड़का भी बड़ा हंसमुख और सुलझा हुआ था। पिछले 6 सालों से बाहर था पर अभी तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूला नहीं था। लोग भी बड़े सज्जन लगे। नहीं तो अपने ग्रीन कार्ड होल्डर बेटे को कोई यूं सेतमेत में ब्याह देता है क्या। अपनी बर्थ पर लेटे लेटे मैं अविनाश का, दिव्या के पति का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी। देखने में तो बड़ा सौम्य और सुशील लग रहा था, पर जो युवक 6 साल तक अकेले अमेरिका जैसे देश में रहा हो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हो सकता है उसका वहां कोई अफेयर हो और माँ बाप की मर्जी की खातिर ही वह इस शादी के लिए राजी हुआ हो। पर उसके माँ बाप इतने दकियानूसी तो नहीं लगे, ना ही दिव्या इतनी दब्बू थी कि चुपचाप अन्याय सह लेती। वह तो उल्टे पैरों वापस आ जाती। फिर क्या गड़बड़ हो गई। इन 3 सालों में मुझे उसका एक ही पत्र मिला था। अपने उस एकलौते पत्र में भी वह अपने काम से, अपने जीवन से बड़ी खुश नजर आ रही थी। वह आमाशय की किसी बीमारी पर रिसर्च कर रही थी। पत्र में उसने अपनी लैब, वहां के साधन, वरिष्ठों के सहयोग और प्रोत्साहन के विषय में विस्तार से लिखा था। उसने पत्र में लिखा था कि बुआ, अगर यही सब हमें अपने घर में मिलने लगे तो अपनी जड़ों से कटकर कोई इतना दूर क्यों जाना चाहेगा। दरअसल उसे खुद अपनी जड़ों से कटना, अपनों से दूर जाना बहुत खल रहा था। शादी वाले दिन भी मुझसे कह रही थी कि अगर मेरा वश चलता तो मम्मी पापा को इस उम्र में अकेला छोड़कर मैं कहीं ना जाती। तब मैंने ही उसको दिलासा दिया था। पागल, आजकल घर में रहता कौन है। लड़का हो या लड़की, सभी बाहर भागते हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसीलिए माँ बाप भी बाधा नहीं डालते। तुम अपने अविनाश को ही ले लो, उसे घर छोड़े कितने साल हो गए। और आजकल तो टेलीफोन है, हवाई जहाज है, दुनिया इतनी सिमट गई है कि दूरियों का पता ही नहीं चलता। घर इस बार भी मेहमानों से भरा हुआ था, पर इस बार माहौल में वह रौनक नहीं थी। पूरे वातावरण में एक उदासी घुली हुई थी। भैया एकदम टूट गए थे। दुख की इस घड़ी में वह एकदम अकेले पड़ गए थे। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उन्हें अपनी ही सुध नहीं थी, वह भैया को क्या देखती। घर में उनके पीहर वालों का ही जमघट था। वे 24 घंटे उन्हीं को घेरे रहते। छाया को भी बच्चों की साज संभाल से जितना वक्त मिलता वह माँ की सेवा शुश्रूषा में लगा देती। भैया के लिए किसी के पास वक्त नहीं था, या फिर उनके दुख का किसी को अंदाजा नहीं था। मेरे वहां पहुंचने से भैया को बहुत राहत मिली। पम्मी भी आ जाती तो बहुत अच्छा होता, पर उसका अभी अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वह इतना लंबा सफर करने की स्थिति में नहीं थी। मातमपुरसी वालों का तांता लगा हुआ था। उनके पास भैया को ही बैठना पड़ता था। छाया को छोड़कर जितेंद्र भी अपनी नौकरी पर लौट गए थे। मैं पहुंच गई तो लोगों से मिलने का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया। लोगों को सहानुभूति कम और उत्सुकता ज्यादा थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वे लोग प्रश्नों की झड़ी लगा देते। दुख तो यह था कि इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं था। हम लोग खुद
चित्रा और अंकित की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने वहां से बस एक बार फोन किया था, सिर्फ अपने सकुशल पहुंचने की सूचना दी थी और कहा था बाकी बातें घर आकर होंगी। मतलब यह है कि हमारे लिए वे दुख की घड़ियां भी निरापद नहीं थी। मन में तरह तरह की शंकाओं का ज्वार उठता रहता था। रोज की डाक में करीब 5-6 पत्र आ जाते थे। उनका जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर ले लिया। सोच लिया कि एक आभार पत्र छपवाकर सब जगह भेज दूंगी। इसके लिए भैया को परेशान नहीं करूंगी। 2-3 दिन बाद मैंने भैया से धीरे से पूछा, दिव्या की ससुराल से कोई नहीं आया? वे लोग क्यों आएंगे? क्यों? अगर यह हादसा अविनाश के साथ होता तो आप जाते कि नहीं? छाया बतला रही थी कि उन लोगों ने तो अब तक फोन भी नहीं किया। कहाँ किया? डिटेल्स जानने के लिए मैंने ही एक बार लगाया था, तो किसी ने ढंग से बात भी नहीं की। अच्छा, ऐसी भी क्या नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्यों? भैया ने टोह लेने की गरज से इधर उधर देखा, फिर बोले, चल ऊपर छत पर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा में बैठेंगे, यहाँ तो दम घुटने लगता है। आपको सीढ़ियां चढ़ना मना है ना? अरे कुछ नहीं होता, जब इतना बड़ा घाव झेल लिया तो एक आध बार सीढ़ी चढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं समझ गई कि खुली हवा का तो बहाना है, भैया मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने फिर प्रतिवाद नहीं किया। छत पर हमेशा की तरह 2 बेंत की कुर्सियां पड़ी हुई थी। वहां बैठकर थोड़ा सुस्ताने के बाद भैया बोले, यह बात मैंने तुम्हारी भाभी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताता, पर अब लग रहा है इसे मन में रखे रखे मेरी छाती फट जाएगी, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, सिर्फ तुमसे। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए भैया, आपकी बात कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ मुझ तक सीमित रहेगी। इसका विश्वास है, तभी तो। भैया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक बार उनका फोन आया था। किसका? दिव्या के ससुर का? हाँ, बोले अविनाश वापस आना चाहता है, यहाँ आकर अपना नर्सिंग होम खोलना चाहता है। मुझे पहले से पता नहीं था, मैंने तो अपनी सारी पूंजी अभिलाष को दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभिलाष कौन? उनका बड़ा बेटा? हाँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। दोनों ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपना नर्सिंग होम शुरू किया है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, देखिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मदद करूंगा, पर मेरे पास एक मुश्त इतनी रकम कहाँ है कि नर्सिंग होम बन सके। 3 बेटियों की शादी कर चुका हूँ। तो तपाक से बोले, हमने तो आपसे कुछ नहीं लिया, ना ही शादी में एक पाई भी खर्च करवाई। तो क्या आप वसूलने का इरादा है? मैंने उनसे कहा कि यह आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी सादगी से शादी की, पर मेरे पास हार्ड कैश सचमुच बहुत कम है, नाम मात्र को है। तो बोले, आपके पास इतना बड़ा मकान तो है, इसे बेच दीजिए, वैसे भी आप 2 ही प्राणी हैं, इतने बड़े मकान का क्या करेंगे, कहीं अच्छा सा फ्लैट ले लीजिए, मेंटेन करने में भी सुविधा रहेगी। तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहता, मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने कहा सोचकर बताऊंगा। तो दूसरे दिन फिर से उनका फोन आ गया। मैंने कहा, देखिए यह मकान मेरे अकेले का नहीं है, यह मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, इस पर मेरी बहनों का भी हक है और बेटियों का भी। कुछ भी करने से पहले सबकी सहमति लेनी होगी। अगर बेचता भी हूं तो सबको हिस्सा भी देना पड़ेगा। मुझे तो आज पहली बार पता चला कि इस मकान पर मेरा भी हक है। मैंने मन ही मन बाबूजी को, उनकी दूरदर्शिता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जमीन बेचकर शहर में यह हवेली नुमा मकान खरीद लिया था। उनकी नौकरी में तो यह कभी भी संभव नहीं था। मुझे खुशी भी हुई कि भैया इस पर हमारे हक को स्वीकार कर रहे हैं। खुशी के उस आवेग में मैंने कहा, भैया औरों की बात तो मैं नहीं जानती, पर मैंने अपना हक आपको दिया। भैया सूखी हंसी हंसकर बोले, अब तो खैर उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, पर तुम्हारे विषय में मैं उस समय भी निश्चिंत था। पर और लोग अपना हक कैसे छोड़ देते और क्यों छोड़ते? पम्मी को तो मैंने शादी पर भी कुछ नहीं दिया था। छाया को 3 बेटियां ब्याहनी है। चित्रा को जरूरत नहीं है, फिर भी सबको देने के बाद जो बचता उसमें या तो हमारे सिर की छत बचती या अविनाश का नर्सिंग होम खड़ा होता। फिर मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो बोले, देखिए वह मेरा बेटा है,
उसके लिए मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, चाहे मुझे पत्नी के गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। आपके कान में बात डालने का मकसद सिर्फ इतना था कि वह आपका भी कुछ लगता है, इसलिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है। इस समय वहाँ बहुत रिसेशन चल रहा है, बाहर वालों को जबरदस्ती रिटायर करके स्वदेश भेजा जा रहा है, इसलिए वह बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। मैं उसे आश्वस्त करना चाहता हूँ। कहने को तो घर में भी एक नर्सिंग होम है, पर वहाँ उसका काम करना ठीक नहीं होगा। वह हमेशा अपने आप को भाई का मातहत समझेगा। इस समय उसकी मनस्थिति इतनी विचित्र है कि जरा सी बात से उसका ईगो हर्ट हो सकता है। भैया, मुझे तो ये सारा प्रोजेक्ट ही विचित्र लग रहा है। फिर उन्होंने एक और सुझाव दिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर अपने लिए 2 कमरे बनवा लें, नीचे का हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दें, वे अपने हिसाब से उसे डेवलप कर लेंगे। भैया, मुझे लगता है उनका शुरू से ही यह मकसद रहा होगा। वे बड़ी चतुराई से धीरे धीरे असली बात पर आना चाहते थे। क्या पता, मुझे अगर पता होता कि यह सवाल दिव्या की जिंदगी से जुड़ा है तो 1 मिनट से पहले मकान खाली कर देता, भले ही सारी जिंदगी सड़क पर गुजारनी पड़ती। आपने दिव्या से तो बात की ही होगी? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मांग लिया और दिव्या को फोन किया। सुनकर वह तो जैसे आसमान से गिरी, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें तो मालूम है वह जो भी काम करती थी लग कर करती थी। उस समय भी वह अपनी रिसर्च में मशरूफ थी। उसकी दुनिया लैब में ही सिमट कर रह गई थी। बाहर कैसी हवा बह रही है उसे मालूम नहीं था। उसने कहा, पापा आप परेशान ना हो, मैं 2 दिन बाद फोन करती हूँ। फिर किया? हाँ, पूरे 6 दिन बाद किया। बताया कि किसी गलत इंजेक्शन के कारण अविनाश के एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर DE चल रहा है। उसे अपना लाइसेंस छिन जाने का डर है, इसीलिए वह जल्द से जल्द भारत लौटना चाहता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और दिव्या को, उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं था। यही तो। वैसे इसमें दिव्या का भी दोष है। उसे भी थोड़ा चौकस रहना चाहिए था, पति की हर बात का ध्यान रखना चाहिए था। मेरे फोन के बाद उसने अविनाश से बात की, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। यह तो उसने बाहर से पता लगाया। जब उसने अविनाश से सफाई मांगी तो वह उल्टे उसी पर बरस पड़ा कि तुम मेरी जासूसी करती हो। यह बात कब की है? यही कोई 3 महीने हुए होंगे। उसने कहा था, पापा अब आप फोन मत करना, मैं ही कर लिया करूंगी। हमेशा बाहर से ही करती थी क्योंकि अविनाश पूरे समय घर में ही रहता था। फिर एक दिन समधी जी का फोन आया। बहुत नाराज थे। बोले, यह तो हमारी आपस की बात थी, आपने बच्चों तक क्यों जाने दी? अब बेटा मुझ पर बिगड़ रहा है कि मैंने उसके ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाकर उसे जलील किया है। यह उनका आखिरी फोन था। और दिव्या का 15 दिन पहले आया था। बस कुशल क्षेम से ज्यादा कुछ नहीं बोली। इन दिनों वैसे भी वह बड़ी डाउन लग रही थी। उसकी आवाज की वह खनक गायब हो गई थी। अब तो चित्रा वगैरह आएंगे तभी कुछ पता लगेगा। क्या पता लगना है? मेरी अंतरात्मा जानती है कि उसने आत्महत्या की है। उस जैसी खुददार लड़की अपमान और जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकती। काश वह यहीं लौट आती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मातम पुरसी करने वालों की भीड़ छंट रही थी। हम लोग भी बार बार वही सब दोहराने की ऊब से बच गए थे। जिस दिन आलोक आया, हॉल एकदम खाली था। उसे देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जानती थी जहां भी होगा खबर लगते ही दौड़ा चला आएगा। पर उसने बताया कि वह मात्र संयोग था। वह बहन की शादी में घर आया था। दिव्या के बारे में यहीं आकर पता चला। बताया कि वह आजकल असम में है, कलेक्टर है। बहन की शादी है तो पत्नी भी साथ आई होगी ना? मैंने पूछा। जानना चाहती थी कि वह अभी तक कुंवारा बैठा है या शादी कर ली। पत्नी आई तो है पर उसे यहाँ नहीं ला सका। घर में मांगलिक कार्य है ना। माँ मातम पुरसी पर आने की इजाजत नहीं देती। मैं तो खुद बिना बताए आया हूँ। जाने से पहले एक बार फिर आऊंगा तो आरती को भी साथ लेता आऊंगा। भैया पूरे वक्त गुमसुम बैठे रहे। उन्होंने आलोक को देखकर अनदेखा ही कर दिया। मैं ही पूरे वक्त बात कर रही थी, पर अंदर से मुझे बहुत अटपटा लग रहा था। ऐसी भी क्या नाराजगी? वह शख्स शादी वाले घर से छुपकर आपके दुख में हिस्सा बटाने चला आया है।
आप उससे दो बात भी नहीं कर सकते? कुछ नहीं तो हालचाल ही पूछ लेते। मैं ही एक तरह से अपराध बोध से ग्रसित हो गई। जानबूझकर उसे छोड़ने गेट तक गई। मैंने कहा, आलोक, भैया के बर्ताव का बुरा मत मानना प्लीज। अभी वे इस धक्के से उबर नहीं पाए हैं। दरअसल यह आघात ही इतना जबरदस्त है कि हम सबकी मति कुंठित हो गई है। फिर वे तो उसके पिता हैं। वह कुछ क्षण मुझे एकटक देखता रहा, फिर बड़े ही तरल भाव से बोला, बुआ जी, आपका तो इतना बड़ा परिवार है। आप हैं, दीदी लोग हैं, सर हैं। क्या आप में से कोई ऐसा नहीं था जिससे वह मन की बात कह सकती, संकट के समय जिस पर भरोसा कर सकती? उसका इस तरह चुपचाप चले जाना क्या जरूरी था? और बात करते करते उसकी आंखें छलछला आई थी। कस्बे की उस शाम अपने रिजल्ट के बारे में बोलते हुए वह अपनी इस चोट को, इस दर्द को छिपा गया था, पर आज उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। भीतर आकर देखा, दोनों मुट्ठियां छाती पर कसे हुए भैया निस्पंद बैठे हैं। मैं तो एकदम घबरा गई। क्या हुआ भैया, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं रे, इस लड़के को देखकर छाती में एक बगोला सा उठा था, उसी को दबा रहा हूं। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती रही। कितना सुंदर लड़का, कितना होनहार, कितना सुशील। दिव्या पर जान छिड़कता था। अगर शादी हो जाती तो उसे देवी बनाकर पूजता। उस दिन उसकी बात रख ली होती तो दिव्या आज हमारे बीच होती, पराए देश में, अजनबी लोगों के बीच यूं छटपटाकर प्राण न दे देती। पर क्या करूं, तुम्हारी भाभी को यह सब रास ही नहीं आया। उत्तर में मौन ही बनी रही मैं। इसके बाद कहने को था ही क्या।